आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाल लिया है। और आइए पहले अगर शिवराज सिंह चौहान तमाम उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। अनुराग द्वारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुराग, चलिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो मिल गई, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर क्या अटकलें हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष भी था, वो भी चाह रहा था कि उनके भी लोगों को अकोमोडेट किया जाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भी बात है कि वो भी चाहेंगे उनके लोग हों। तो क्या सामने फॉर्मूला आ रहा है निकल कर? देखिए, ये बहुत जो तयशुदा फॉर्मूला था उसी के मद्देनजर बात हो रही है कि जो 18 करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया के थे, उनमें से वो चाह रहे थे कि 11 लोगों को मंत्री पद मिले। अब बीजेपी का ये सोचना था कि जो 22 लोग आए हैं उसमें से वो 11 लोग दे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अड़ गए कि उनके 18 में से ही 11 होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि बाकी के 4 लोग जो आप लेकर के आए हैं वो अपनी श्रद्धा से आए हैं, उनकी मेरी तरफ बहुत ज्यादा झुकाव नहीं है, उनको सिंधिया खेमे का नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें हुई हैं। तो ऐसे में जब 4 और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कह लीजिए या बागी जो कांग्रेस से आए हैं, तो बीजेपी का पूरा संतुलन गड़बड़ हो रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान चाह रहे थे कि पिछले 2-3 दफे से जो उनके साथ मंत्री रहे हैं उनको जगह मिले, लेकिन संगठन ये चाह रहा है कि अब युवा चेहरों को मौका दिया जाए। संघ की भी अपनी कुछ पसंद नापसंद थी, तो संघ सत्ता और जो संगठन है इसके मद्देनजर तालमेल नहीं बैठने की वजह से इतनी देरी हुई और विपक्ष पूछने लगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लौटा क्यों, यानी दिल्ली से अब खाली हाथ क्यों लौटे, अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अब विनय सहस्त्रबुद्धे नामों की सूची लेकर के आ गए हैं। आनंदीबेन पटेल आ चुकी हैं, शपथ ले ली है, क्योंकि जो राज्यपाल महामहिम लालजी लाल टंडन है वो बीमार हैं और अब कल शपथ ग्रहण होगा, इसकी पुष्टि हम कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जो खलबली मची हुई थी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में, उसको मान लें कि वहां सब कुछ अब शांत हो गया है, 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? ये सब भी तो अभी बहुत चर्चा चल रही होगी अनुराग। देखिए, 2 बातें हैं। जैसा हम पहले कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जितनी गुटबाजी है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी अपनी गुटबाजी संभाल लेती है, उसकी गुटबाजी उभर कर सामने आती नहीं है। कुछ नेता जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी सामने आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उपचुनाव में मनोज चौधरी जो उनकी जगह सीट पर जीते थे उनको टिकट मिला तो वो उनको पसंद नहीं करेंगे। भंवर सिंह शेखावत, उन्होंने खुलेआम मोर्चा खोला हुआ है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कल जो मंत्री बनेंगे इसके बाद कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि एक नई कहानी शुरू होगी, क्योंकि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो 7, 8, 9 दफे विधायक रह चुके हैं और अगर उनके नाम कटते हैं, संगठन से लेकर संघ तक उनकी अच्छी पैठ है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि भले ही वो किसी की वजह से कटा हो, लेकिन जो राजनेतृत्व जिस चला रहा है सरकार, नाराजगी उसके प्रति होती है। और ये नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि आप ये समझिए कि बीजेपी के पास भी अभी बहुमत नहीं है। 107 विधायक है, बहुमत का आंकड़ा 116 है, 24 सीटों पर उपचुनाव है। ये वो सारी सीटें वही हैं जहां कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है कि इन चुनाव में सारी की सारी बीजेपी के पास चली जाए। तो जो उपचुनाव 24 सीटों पर होंगे वो भी बहुत कुछ भविष्य तय करेंगे, और जो नाराजगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उपजेगी वो इसको कितनी हवा देगी आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि जो 3 साल और रहेंगे, जिस भी पार्टी की सरकार बचे रहे जाए, बहुत आसान नहीं रहने वाला उसके लिए। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ये समझाने के लिए कि यहाँ पर जो सरकार होगी, राज्य में सरकार होगी, उसका एक स्थायी चेहरा नहीं होगा।